ओके जी, हमने बैंकिंग का चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे थे और वो हमारा हो गया था कंप्लीट। उसमें हमने पढ़ा था जी कि बैंक के कस्टमर्स कौन कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ कस्टमर्स क्या क्या थी, और उनको कस्टमर बनाते हुए क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए थी, हमने वो पढ़ी थी। आज के चैप्टर में चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं आज के लेक्चर में, और उसका नाम है बैंक फंड्स एंड देयर यूजेस। यानी बैंक के पास जो मौजूद पैसा है उसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है और कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है। ठीक है जी। और साथ ही साथ इसमें हम देखेंगे जी कि बैंक लोन कितनी टाइप्स के देता है, उन लोन्स के लिए सिक्योरिटी कैसे रखता है, सिक्योरिटी की क्या क्या खसूसियात होनी चाहिए, और ये सब कुछ हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। अब प्रॉब्लम ये है कि इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस तक जाते जाते थर्सडे हो ही जाएगा, यानी जब आपकी लास्ट क्लास है। तो मेरी कोशिश है कि मैं जल्दी जल्दी उस टॉपिक तक पहुंच जाऊं, लेकिन अगर नहीं भी पहुंचते तो याद रखिएगा इस चैप्टर में जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है जी व्हाट इज़ मीन्ड बाय सिक्योरिटी, यानी कफालत क्या है और उसकी खसूसियात क्या होनी चाहिए, यानी करेक्टरिस्टिक्स या क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड सिक्योरिटी ये क्या होनी चाहिए। आज हम पहले तो पढ़ लेते हैं जी इंट्रोडक्शन में उसने क्या कहा है। कहता है जी देयर आर टू प्राइमरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। हमने पहले भी पढ़ा था जी तजारती बैंक के बुनियादी दो मकासद ही हैं, एक तो आपका अमानतें वसूल करना यानी रिसीविंग ऑफ डिपॉजिट्स, और दूसरा है जी एडवांसिंग लोन्स यानी कर्जे जारी कर देना। हमने रिसीविंग डिपॉजिट में टाइप मतलब देख लीजिए हमारे बैंक अकाउंट्स कितने होते हैं या कौन कौन से होते हैं, किस तरह से ओपन किए जाते हैं, उनकी क्या खसूसियत होनी चाहिए, हमने वो पहला पॉइंट सारा डिस्कस कर लिया है। आपका जो चैप्टर नंबर 6 और 7 था वो रिसीविंग डिपॉजिट्स के हवाले से ही था। ठीक है, कि अकाउंट कितनी टाइप के होने चाहिए, उनकी काइंड्स क्या हैं, उनकी खसूसियात क्या हैं, कितने पैसों से खोला जा सकता है, कब बंद किया जा सकता है, कौन कौन ओपन करा सकता है, कस्टमर कौन कौन से हो सकते हैं। सेकंड पॉइंट हमने इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करना है जी कि एडवांसिंग लोन के कर्जे कैसे जारी करने हैं। अब वो कहते हैं जी जो दूसरा स्टेज है कर्जे जारी करने की, उसके लिए बैंक को पैसे चाहिए होते हैं। अब वो पैसे कहाँ से आते हैं, तो उसने जो सेकंड पॉइंट लिखा हुआ जी सोर्सेज ऑफ बैंक फंड, यानी बैंक के पास जो पैसे हैं या जो उसके पास रकम आती है उसके ज़राए कौन कौन से हैं। तो कहते हैं जी 4 बेसिक उसके फंड्स के रिसोर्सेज होते हैं। पहला तो जो बैंक का अपना कैपिटल या सरमाया है, यानी जो जिसके साथ आपका बैंक रजिस्टर हुआ है वो पैसा भी बैंक किसमें इस्तेमाल करेगा जी आपके लोन देने के लिए। दूसरी कौन सी अमाउंट लोन्स देने के लिए इस्तेमाल करेगा या कर्जे जारी करने के लिए करेगा, वो डिपॉजिट्स या वो रकूम जो उसके पास बतौर अमानत पड़ी हुई है। हमने ये कहा था जी बैंक कभी भी आपके पैसे लेके अपने पास रख नहीं छोड़ता, वो उन पैसों को आगे लेंड कर देता है, उधार दे देता है जिस किसी को चाहिए होता है। लोन फ्रॉम दी अदर बैंक्स, कहता है जी वो तमाम पैसे जो बैंक ने दूसरे बैंकों से अपने लेने हैं, यानी किसी और बैंक को कर्जा दिया हुआ है या किसी और बैंक के बिहाफ पे पेमेंट्स दी हैं, वो पैसे भी उसका सोर्स ऑफ फंड होते हैं, उसकी इनकम का जरिया होते हैं। और चौथे हैं जी रिजर्व फंड जो उसने स्टेट बैंक के पास या अपने पास एज ए रिजर्व रखे हुए हैं। ये सब पैसे बैंक के क्या हैं जी, वो इस्तेमाल कर सकता है कभी ना कभी। कहता है ये यूजेस ऑफ बैंकर्स फंड, कहता है जी अब बैंक अपने उन फंड्स का, वो जो चाहे उसके अपने पास है, चाहे कैपिटल है, चाहे डिपॉजिट्स हैं, चाहे उसने दूसरे बैंकों से लेने हैं या फिर उसने रिजर्व रखे हुए हैं, उनको इस्तेमाल कैसे करेगा। यानी बैंक के रकूम की इस्तेमाल, अपनी रकम का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करेगा। तो सबसे पहले वो कहाँ इस्तेमाल करेगा जी, एडवांसिंग लोन्स में यानी कर्जे जारी करने में। कर्जे जारी करने में उसने बेसिक दो टाइप्स बताई हुई हैं जी, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लोन। उर्दू में इसको महफूज कर्जा और गैर महफूज कर्जा लिखा होगा जी, शायद ऐसे ही कोई वर्ड होंगे। सिक्योर्ड लोन से मुराद या महफूज कर्जे से मुराद ऐसा कर्ज या ऐसा लोन है जी जिसके अगेंस्ट बैंक ने कोई ना कोई कफालत या सिक्योरिटी रखी होगी। समझ लग गई है। ऐसा लोन जिसके अगेंस्ट बैंक ने कोई ना कोई सिक्योरिटी या कफालत अपने पास मौजूद रखी होगी, वो सिक्योर्ड लोन कहलाता है। और सिक्योर कैसे है जी, सिक्योरिटी पड़ी हुई है उसके अगेंस्ट, और अगर वो बंदा पैसे वापस नहीं करता तो बैंक वो कफालत या सिक्योरिटी को बेच के अपने पैसे पूरे कर सकता है, इसीलिए हम उसको महफूज कर्जा कहते हैं। गैर महफूज कर्ज वो कर्ज होते हैं जी जिनके अगेंस्ट बैंक ने कोई भी सिक्योरिटी या कोई भी कफालत नहीं ली हुई, यानी मैंने बैंक से लोन लिया और मैंने कहा जी मेरे पास देने के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं, और बैंक ने मुझे कर्जा दे दिया, तो वो बैंक का अनसिक्योर्ड लोन है जिसके ना तो वापस जाने की कोई गारंटी है ना ही उसके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी है।
थर्ड टाइप है जी आपकी डिमांड लोन्स या तलबी कर्जे, कहते हैं जी वो कर्जे जिनको बैंक किसी भी वक्त वापस तलब कर सकता है, वो आपके डिमांड लोन्स कहलाते हैं। और ये नॉर्मली ऐसे लोगों को दिए जाते हैं जिनके अकाउंट में बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं, यानी आपके चिल्लत खाते वाले या करंट अकाउंट होल्डर्स को। ठीक है जी। डिमांड लोन से मुराद उर्दू में तलबी कर्जे ऐसा कर्जा या ऐसा लोन जिसको बैंक किसी भी टाइम पे डिमांड कर सकता है रीपे करने के लिए। यानी बैंक ने कहा जी ये पैसे ले जाए, कोई पता नहीं, मुझे जब ज़रूरत पड़ेगी मैं आपसे ले लूँगा। अब वो ज़रूरत साल बाद पड़ती है या हफ्ते बाद पड़ जाती है, उसकी कोई भी गारंटी नहीं है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जी, ओवरड्राफ्ट कहते हैं कि आपके करंट अकाउंट पे आपको कुछ रिलैक्सेशन दी जाए, वो भी लोन की ही एक टाइप है जी। हमने कहा अगर आपके करंट अकाउंट होल्डर्स को अपने अकाउंट में मौजूद रकम से ज़्यादा अमाउंट चाहिए, वो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ले सकता है। अब बैंक को वो लोन कैसे है जी, या किस तरह से वो लोन की कैटेगरी में आता है, तो वो कहता है जी ऊपर जितना ओवरड्राफ्ट उसने दिया होगा, अगर 10,000 है, 20,000 है, तो जितने दिन के लिए उसने वो कर्जा लिया है बैंक उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज जी, यानी अपने फंड को इस्तेमाल करते हुए वो हुंडियों पर बट्टा भी लगाता है। हुंडियों पर बट्टा कैसे लगाता है जी, किसी भी शख्स आपके पास बिल ऑफ एक्सचेंज या हुंडी लेके आया है और आप उसको डिस्काउंट करके उसको वक्त से पहले वो रकम पे कर देते हैं। कैश क्रेडिट, नकद उधार, यानी आपसे किसी ने लोन लिया है या पैसे लिए हैं तो आपने उसको कैश फॉर्म में वो लोन अदा कर दिया है, यानी आपने उसको कहा है जी काउंटर पे आए, ये कैश पकड़ेंगे और लोन है मेरी तरफ से। और यानी दो सिनेरियोज हैं लोन के, और कैश क्रेडिट एंड फिक्स्ड लोन्स। कैश क्रेडिट में वो उसे कहता है जी मुझे कर्जा चाहिए 1 लाख का, 2 लाख का, 5 लाख का, बैंक कहता है जी आप आए पैसे लें और चले जाएं। फिक्स्ड लोन या बाय ओपनिंग एंड लोन अकाउंट के मेथड में ये है जी, बैंक कहता है मैं आपका एक अकाउंट ओपन करता हूँ लोन अकाउंट, और उसमें आपकी सारी रकम ट्रांसफ़र कर देता हूँ, आपका जितना दिल करे उसमें से निकलवा के इस्तेमाल करते जाएं। बैंक जितनी भी रकम होगी उस अकाउंट में, यानी जिस टाइम पे वो जितनी भी मौजूद है, चाहे उसने 10 लाख दिया, 20 लाख दिया, आपको 10 लाख चाहिए या नहीं चाहिए, अगर आपने एक दफ़ा लोन ले लिया है और आपके अकाउंट में चाहे वो 10 लाख वैसे ही पड़ा रहता है, बैंक फिर भी उस पर लोन या इंटरेस्ट, उस लोन पे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। उसके बाद हमने ये 3 टाइप्स पहले भी पढ़ ली हुई है जी, शॉर्ट टर्म लोन, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन ऐसा लोन है जी जो कि आपका 6 माह से लेके 1 साल के पीरियड के दरमियान दरमियान रहता है, यानी लेस देन 1 ईयर। 1 से 5 साल तक की मुद्दत के जो कर्जे होते हैं उन्हें हम दरमियानी मुद्दत के या मीडियम टर्म लोन्स कहते हैं। और लॉन्ग टर्म लोन्स ऐसे होते हैं जी जिनका टाइम ड्यूरेशन 10 साल से ज़्यादा होता है, वो 20 साल भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 11, यानी 10 साल से ज़्यादा का जो टाइम पीरियड होगा वो आपका लॉन्ग टर्म लोन कहलाता है। उसके बाद वो कहता है जी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एडवांसिंग लोन्स तो पहला था और उसमें उसकी फर्दर टाइप्स थी जी कि वो कर्जे जारी कर देता। दूसरा है जी वो बराह रास्त सरमायाकारी करता है, मतलब किसी को लोन देने की बजाय बैंक क्या करता है जी, अगर उसके पास एक्सेस अमाउंट पड़ी हुई है तो वो किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगा देता है और वहाँ से प्रॉफिट अर्न करता है। थर्ड वन है जी परचेज ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। जो पिछले अकाउंटिंग के लेक्चर में हमने अंडर राइटिंग वाली फैसिलिटी पढ़ी है या अंडर राइटिंग वाला काम पढ़ा है, बैंक अपने एक्सेस फंड्स को, यानी जिसके पास जो ज़्यादा पैसा पड़ा हुआ है वो लोगों को, ये कंपनीज को अंडर राइटिंग की फैसिलिटी देते हुए उससे क्या करता है जी उन पैसों से किसी भी कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर्स खरीद लेता है। उसके मैंने फ़ायदे आपको पहले भी बता दिए कि एक तो बैंक का पैसा फजूल नहीं पड़ा रहेगा, दूसरा उसको एक तो अंडर राइटिंग कमीशन मिलेगी, साथ ही साथ जो शेयर्स उसने परचेज किए होंगे उसके ऊपर डिविडेंड या प्रॉफिट भी हर साल मिलता रहेगा। ये सेमी एनुअल 6 माह बाद या साल बाद उस पर प्रॉफिट भी मिलेगा। और तीसरा फ़ायदा ये कि जी जैसे ही मार्केट में उन शेयर्स की प्राइस ज़्यादा होगी बैंक उन्हें आगे सेल आउट कर देगा। यहाँ तक कोई मसला जल्दी से बता दो फिर मैं आगे पढ़ा दूँ। मेरे राम लखन कुछ बोलो दोनों। जी मिस बोल रहे हैं, सुन रहे हैं। मैंने कहा यहाँ तक कोई मसला। नहीं कोई भी नहीं। अभी थोड़ा सा पढ़ा देती हूँ मैं। प्रिंसिपल ऑफ इशूइंग लोन कहता है जी अब एडवांसिंग के या कर्जे जारी करने के कुछ असूल हैं, जो जो असूल या जो प्रिंसिपल हैं जो बैंक ने फॉलो करने हैं जब वो कर्जे दे रहा है।
तो पहला है जी आपका हिफाजत का असूल या प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी। बैंक का एडवांसिंग का पहला रूल ये है जी कि उसने जो कर्जा देना है उसके अगेंस्ट कोई ना कोई सिक्योरिटी ज़रूर रखे या फिर उसको महफूज ज़रूर बनाए। उसने कहा जी बैंक आर प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस या इंस्टीट्यूशन, सो दैट इज देयर फर्स्ट प्रेफरेंस is to get the amount of loan back, and if the loan is likely to be unsafe, the bank would not favor such loan. It is true in saying that the safety of loan is always preferred over the profit. उसने कहा जी बेशक बैंक का बेसिक पर्पस प्रॉफिट अर्न करना है, लेकिन अपने पैसे की हिफाजत करना उसकी अव्वलीन या पहली तरजीह है। उससे कहा जी बैंक कभी भी ऐसा लोन जारी नहीं करेगा या किसी ऐसे शख्स को लोन नहीं देगा जहां से पैसे वापस आने के चांसेस ना हो। तो आपका जो पहला लोन है, आपका जो पहला असूल है जी वो सेफ्टी का है। आपने अपने पैसे महफूज ओके जी। सेकंड प्रिंसिपल है आपका सिक्योरिटी का। हमने कहा जी जहां आपके सेफ्टी चाहिए लोन के, से कहा जी अगर आपके पैसे वापस नहीं आ रहे तो आपको प्रॉफिट से कोई भी लेना देना नहीं होना चाहिए। आपको पहला असूल ये याद रखना है कि जी आपका पैसा महफूज हाथों में जाए जहां से आपको वापस मिलने के चांसेस भी हो। सेकंड है जी प्रिंसिपल ऑफ सिक्योरिटी यानी कफालत का असूल। आपने बैंक ने यानी कोशिश करनी है जी इस प्रिंसिपल के तहत कि जो सिक्योरिटी आपने डिमांड की गई है वो आपको पैसे भी वापस दें। मतलब अगर आप 10 लाख का लोन दे रहे हैं तो आपके पास जो सिक्योरिटी आनी चाहिए, जो कफालत आनी चाहिए, वो कम से कम 15 से 20 लाख रुपए की होनी चाहिए, ताकि मरती मरती भी या कह लें जी पोस्ट सेल वैल्यू पे या कह लें जी आप बुरे हालात में भी बेचते हैं तो वो आपको वो लोन की अमाउंट पे कर दे। उसने यहाँ पे लिखी हुई है जी फॉलोइंग क्वालिटीज आर एसेंशियल फॉर दी गुड सिक्योरिटी। ये उसने एग्जांपल्स दी है कि जी आपको कितनी किस तरह की होनी। ठीक है जी। आप जो कफालत रखवा रहे हैं वो आसानी से बिक जानी चाहिए, उसकी सेलेबल प्राइस यानी उसकी स्टेबल प्राइस होनी चाहिए, प्राइस में ज़्यादा फ्लक्चुएशन ना हो। नॉन पेरिशेबल का मतलब है जी तबाह ना हो सके, ये जल्दी ख़राब ना हो। उसके बाद है जी रीजनेबल मार्जिन एंड इजीली ट्रांसफरेबल। ये उसने यहाँ पे एज एन एग्जांपल या छोटे छोटे पॉइंट्स दिए हैं, ये आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे जी कि अच्छी कफालत की या अच्छी सिक्योरिटी की क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। उसके बाद है जी प्रिंसिपल ऑफ इनकम। हमने कहा जी आपके कमर्शियल बैंक या तजारती बैंकों का बेसिक पर्पस है या बेसिक पर्पस है या ऑब्जेक्टिव है टू अर्न प्रॉफिट। और प्रॉफिट कहाँ आता है जी आपकी इनकम की कैटेगरी में। तो उसने कहा जी ऐसी कोई भी लोन आपने नहीं देने जिनके अगेंस्ट आपको प्रॉफिट या इनकम ना आ रही हो। उसने कहा जी द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कमर्शियल बैंक इज टू अर्न द प्रॉफिट। So the granted loans should be a source of reasonable profit. Banks try to lend their money at higher rates। हाँ जी जी, बैंक ने हमेशा हमेशा ज़्यादा रेट पे चीज़ें इशू करनी है या बेचनी है और कम रेट पे चीज़ें खरीदनी है। फोर्थ प्रिंसिपल है जी प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं जी उर्दू में इसको लिखा होगा, उर्दू में क्या लिखा होगा इसको? सबा डाइवर्सिफाई का मतलब होता है जी डिफरेंट डायरेक्शंस में जाना, यानी आपने एक ही इंडस्ट्री को लोन नहीं देते रहना, यानी आपने डिफरेंट सेक्टर्स को लोन देना है। उर्दू की कहावत या इंग्लिश की कहावत है जी डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। ये सारी चीज़ों को एक ही जगह पे, ये सारे अंडों को एक ही टोकरी में कभी भी मत रखें। उसका मतलब क्या होता है जी, आपने कभी भी एक ही सेक्टर में सारे का सारा पैसा नहीं लगाना, या एक ही इंडस्ट्री को सारी की सारी अमाउंट लोन में नहीं देनी कि एक डूबे तो सब ही डूब जाए, या एक सेक्टर में पैसा लगा और अगर वो सेक्टर डूबता है तो सारे का सारा पैसा भी आपका जाएगा। बैंक को लोन देते हुए प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन या प्रिंसिपल ऑफ कह लीजिए डिफरेंट आपको जो सेक्टर्स हैं उसमें कर्जा देना चाहिए। मतलब आपने रेशोज डिसाइड कर ले, 20% एग्रीकल्चर को देना है, 30% आपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को देना है, सर्विस इंडस्ट्री को कितने देने हैं। यानी अपनी डाइवर्सिफाइड जिसको कहते हैं ना एडवांसिंग, इसको कहा जाता है, ये डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट्स भी कहा जाता है कि अपने पैसे थोड़े थोड़े हर डिपार्टमेंट में रखें, एक ही डिपार्टमेंट में या एक ही सेक्टर में सारा पैसा ना लगाएं। उसके बाद है जी प्रिंसिपल ऑफ लिक्विडिटी।
कहता है जी लिक्विडिटी मीन्स द रीपेमेंट ऑफ इशूड लोन। कहता है जी बैंक को ये वाला असूल भी याद रखना चाहिए, इसको सियाल पजीरी का असूल कहते हैं, जिसने कहा है जी इमीडिएट कन्वर्जन इनटू कैश एट द टाइम ऑफ नीड। यानी जब आपको ज़रूरत पड़े तो बैंक अपना वो लोन वापस ले सके। आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि बैंक को अगर इमरजेंसी में वापस चाहिए पैसे तो उसको कोई भी पैसा वापस ना कर सके। यानी आपने लॉन्ग टर्म लोन्स कम मतलब इतने नहीं देने के सारे पैसे आपके बंद जाए 10 साल के लिए 5 साल के लिए। यहाँ से लिखा है लिक्विडिटी मीन्स रीपेमेंट ऑफ इशूड लोन और इट्स इमीडिएट कन्वर्जन इनटू कैश एट द टाइम ऑफ नीड। उसने कहा जी लोन शुड बी इजीली रिकवरेबल बाय द बैंक इन केस ऑफ इमरजेंसी एट शॉर्ट नोटिस और ऑन डिमांड व्हाइल एडवांसिंग लोन्स द बैंक मस्ट ऑब्जर्व इट्स लिक्विडिटी। वही है जी उसकी टाइम ड्यूरेशन को आपने जहन में रखना है कि वो ना तो सारे आपने लॉन्ग टर्म लोन्स दिए हों ना ही आपने सारे के सारे शॉर्ट टर्म लोन्स दिए हों जिनको रीपे लेना या जिनको कन्वर्ट करना या जिनकी लिक्विडिटी आपके लिए मुश्किल हो। लास्ट है जी प्रिंसिपल ऑफ रीपेमेंट। और ये इस उसूल में बैंक क्या कहता है जी बैंक इज नॉट अ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न सो द बैंक मस्ट ऑब्जर्व ऑल द एस्पेक्ट्स रिगार्डिंग द रीपेमेंट ऑफ इशूड लोन। कहता है जी अगर आपने लोन दिया है तो उसको रीपे करना या वापस करने के असूल भी आपने मद्देनजर रखने जी कि किस तरह से वापस लेना है। अगर कोई वापस नहीं दे रहा तो आप उसकी सिक्योरिटी बेच के ले सकते हैं लोन वापस के नहीं। आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है, बल्कि बहुत ज़्यादा हो गया है। आपके 3 टॉपिक्स कवर हो गए जी। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लो जल्दी से।